गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं रविंद्र सर आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाने वाला हूँ, है ना। अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपने रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम्म ठीक। अपने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर के नाम से स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले अपने यही देखेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट है। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के मतलब अपने देखना चाहें कि यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे अपने इसके अंदर देखें कि मतलब अपने अभिकारक देखेंगे इनके अंदर, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारक जुड़कर अभिकारक जुड़कर नया उत्पाद बनाता है। नया उत्पाद बनाता है। अब नए उत्पाद का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मतलब एक नाम आया है अभिकारक। सबसे पहले तो ये देखते हैं अभिकारक क्या होता है ना। अभिकारक वो होते हैं जैसे कोई तत्व हो गया, जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है ना, सोडियम Na तत्व है। ये सारे सारे मिलकर के कुछ इनके बीच में केमिकल चेंजेस होगा। केमिकल चेंजेस बोले तो अपने रासायनिक परिवर्तन होगा। तो वो रासायनिक परिवर्तन है। वो रासायनिक परिवर्तन चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन बताता हूं मैं आपको, रिएक्शन से समझना। रिएक्शन है मेरे पास में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक नया तत्व बनाते हैं, H2O, एक कंपाउंड, एक यौगिक बना लिया। अब देखो कैसे, हाइड्रोजन मेरे पास में है, ऑक्सीजन मेरे पास में है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। इनको बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इन अभिकारकों के अंदर चेंजेस, केमिकल चेंजेस होने यानी कि रासायनिक परिवर्तन होने के कारण जो ये नया प्रोडक्ट यानी नया पदार्थ बना है, नया उत्पाद बना है, ये है मेरे पास में उत्पाद। मतलब कहने का है कि इस एरो से पहले जो कुछ भी है वो सारे के सारे अभिकारक हैं, और इस एरो के बाद में जो कुछ भी है वो क्या है, उत्पाद है। देन एक रिएक्शन और बताता हूं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें। नेक्स्ट रिएक्शन मान लीजिए मेरे पास में क्या है, Mg प्लस Mg Mg प्लस O2 क्या आ जाएगा, MgO। इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, अभिकारक। दोनों क्या है, अभिकारक है।
और जो इन दोनों के बीच में रासायनिक परिवर्तन होने के कारण, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रासायनिक परिवर्तन होने के कारण इनके बीच में ये एक नया पदार्थ बना है। ये क्या बना है? एक नया पदार्थ। और ये जो नया पदार्थ बना है ना, ये नया पदार्थ ही क्या है? उत्पाद है। और जब अभिकारक से नया उत्पाद बन रहा है तो ये पूरी रिएक्शंस बन रही है। पूरी जो रिएक्शन बन रही है, इस पूरी रिएक्शन, इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले एक टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित बोले तो बैलेंस करना जरूरी है, तो वो बैलेंस कैसे करेंगे वो देखना। मतलब संतुलित का अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण, एक ही बात है। दोनों में से अपने देखते हैं कि इसके अंदर संतुलित रासायनिक, संतुलित वर्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड करना। मतलब अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या दोनों को क्या करना है? अपने को बैलेंस्ड करना है। देखो कैसे? मतलब मेरे पास के अंदर इसके कुछ चरण हैं, वो चरण मैं आपको बताता हूं। देखो नेक्स्ट चरण अपने इस पे चलते हैं। संतुलित करने के चरण, तो वो चरण में आपको 4 चरण है, चारों चरण यही याद करवा दूंगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखना। चरण नंबर 1 की बात करें तो चरण नंबर 1 क्या कहता है? चरण नंबर 1 कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले अभिकारक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? अभिकारक को। उसके पश्चात उत्पाद को लिखेंगे। उत्पाद को लिखेंगे। इस चीज को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास में, मान लीजिए सपोज दैट कोई भी एक रासायनिक, मैं आपको समझाने के लिए एक डमी रिएक्शन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में है Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा था? Mg प्लस O2, और आप जानते हैं ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। आपने थोड़ी देर पहले अपने एक टॉपिक के अंदर कंसल्ट किया था, इस एरो से पहले पहले जो लिखा होता है वो अभिकारक होते हैं, इस एरो के बाद में जो लिखा होता है वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, ठीक है। अब ये जो अभिकारक लिखा है तो आपने सबसे पहले किसको लिखेंगे? अभिकारक। ये फिक्स है, हमेशा के हमेशा फिक्स है बेटा, अभिकारक सबसे पहले लिखेंगे, और अभिकारक में चेंज होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसको क्या लिखेंगे? बाद में। तो उसके पश्चात उत्पाद को लिखेंगे। मतलब उत्पाद को कहां लिखेंगे? बाद के अंदर, है ना। अच्छा, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे? उत्पाद को, ठीक है। ये तो हो गया। चरण नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? बस ये रिएक्शन देखते रहना। चरण नंबर 2 की बात करें तो चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 कहता है कि जब भी आप अभिकारक लिखेंगे, जब भी क्या लिखेंगे? अभिकारक लिखेंगे तो, और उत्पाद लिखेंगे। मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, ये अभिकारक है आपके सामने, अभिकारक लिखे, और इस अभिकारक लिखने के बाद में उत्पाद जब भी लिखेंगे तो आप बीच में क्या लगाएंगे? एरो का निशान लगाएंगे। आपने क्या देखा? ये देखो, अभिकारक लिखने के बाद में किसका निशान लगा रहे हैं? एरो का निशान, और उसके बाद में उत्पाद लिख रहे हैं, ठीक है। तो चरण नंबर 2 क्या कहेंगे? इसको मैं हटा देता हूं। चरण नंबर 2 है अभिकारक व उत्पाद के मध्य
अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे बेटा? तीर का निशान लगाएंगे। अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे बेटा? तीर का। तीर का निशान। ये तीर का निशान कंपलसरी है। ये तीर का निशान कंपलसरी इसलिए है क्योंकि अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करता है। जैसे अभी आपने रिएक्शन देखी थी, एक रिएक्शन और देख लीजिए। मान ले मेरे पास में क्या है, जिंक है और क्या है, ऑक्सीजन। दोनों अभिकारक पहले लिख दिए, फिर उत्पाद लिखूंगा तो क्या उत्पाद है, ZNO। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक लिखने के बाद जो उत्पाद लिखा है उसके बीच में मैंने किसका चिन्ह लगाया है? तीर का चिन्ह लगाया है भाई। किसका चिन्ह लगाया है भाई? तीर का चिन्ह, है ना। ये तीर का कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चरण नंबर 3 की। देखो चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 क्या कहता है? अपने जो अभिकारक लिख रहे हैं, इन अभिकारकों या उत्पादों की संख्या, यदि अभिकारक या उत्पादों की संख्या दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, मतलब ये जो अभिकारक है या उत्पाद है इनकी संख्या दो या दो से अगर अधिक होती है तो उनके बीच में अपने किसका चिन्ह लगाते हैं बेटा? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह? प्लस। ये धन का चिन्ह लगाते हैं ताकि अपने उसको अलग अलग सीक्वेंस में रख सकें। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, अपने एक रिएक्शन देखी थी Mg प्लस O2, क्या बन रहा था? MgO। तो आप देख पा रहे हैं इधर अभिकारक क्या है, एक या एक से अधिक है। एक मैग्नीशियम हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में आपने किसका चिन्ह लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया। किसका? प्लस का। तो ये प्लस चिन्ह लगाना जरूरी है। ये चरण नंबर 3 था। चरण नंबर 4 की बात करें, चरण नंबर 4, चरण नंबर 4 की बात करें तो चरण नंबर 4 क्या है? चरण नंबर 4 के अंदर अपने ये देखेंगे कि ये जो अभिकारक है, इन अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाएंगे बेटा। अब भौतिक अवस्था आपने क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। भौतिक अवस्था, अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाएंगे। और अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था से मतलब क्या है वो देखना। अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था का मतलब है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, वो आप जानते हैं। एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव, और एक क्या होती है बेटा? गैस। आप जानते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस का जो सिंबल है यानी प्रतीक है, वो प्रतीक चिन्ह क्या है? S। द्रव का जो सिंबल है वो क्या है? स्मॉल l, लिक्विड। और जो गैस का सिंबल है वो क्या है? कैपिटल G, सॉरी स्मॉल g, गैस के लिए। एक और होती है भौतिक अवस्थाएं, वो अदर्स के अंदर है यानी अन्य के अंदर है। वो कौन सी है? जलीय अवस्था। अगर मान लीजिए कोई भी एक केमिकल दे रखा है, वो लिक्विड फॉर्म में न होकर के सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है, गैस फॉर्म में भी नहीं है, तो वो किस फॉर्म में? वो मान लीजिए जलीय अवस्था के अंदर है, वाटर सॉल्यूशन यानी जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में अगर मान लीजिए वो जलीय अवस्था के अंदर है तो हम उसके लिए सिंबल यूज करने वाले हैं AQ। AQ का मतलब यहां होता है एक्वस। AQ का मतलब यहां क्या होता है? एक्वस।
और ये एक्वस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्वा बोला जाता है, जल के लिए यूज होता है, केमिस्ट्री के अंदर जल के लिए एक्वा वर्ड यूज होता है, तो ये उसके लिए है जलीय व्यवस्था। ठीक है, तो ये भौतिक अवस्थाएं होती है। तो चरण नंबर 4 थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा से। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 4 चरण या लिखने के 4 चरण हैं। नंबर 1 अभिकारक, सबसे पहले अभिकारकों को लिखेंगे, उसके बाद उत्पादों को लिखेंगे। नंबर 2 चरण नंबर 2 क्या कहता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में आप किसका चिन्ह लगाएंगे बेटा, तीर का चिन्ह लगाएंगे, एरो का चिन्ह लगाएंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चरण नंबर 3 क्या होता है, चरण नंबर 3 होता है यदि अभिकारक व उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगता है। धन का चिन्ह का मतलब बेटा यहां प्लस की बात हो रही है, धन का चिन्ह लगता है। फिर बात करते हैं आगे अपने चरण नंबर 4 और अंतिम जो चरण नंबर 4 आपके सामने है, अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाएंगे। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में सर हमें बता दीजिए कि भौतिक अवस्था दर्शानी कहाँ है और कैसे है, तो उसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूं मैं। एक एग्जांपल देखना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे H2 प्लस O2 किया, क्या बनेगा आप सब जानते हैं, H2O बनेगा। फिर मैंने एक रिएक्शन और ली है, मान लीजिए ये ले लिया HCl प्लस, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए मैं जिंक से करवा रहा हूं, तो यहां क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2। मतलब सपोज दैट ये आपके सामने एक कुछ रिएक्शंस है, रिएक्शंस नंबर 1, रिएक्शंस नंबर 2। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनकी भौतिक अवस्था कैसे है। हाइड्रोजन किस रूप में होती है, गैस रूप में होती है, तो स्मॉल जी लगा दीजिए। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, स्मॉल जी, गैस के रूप में। गैस गैस मिलकर के ये एक्वा बना लेंगे, AQ। क्या बना लेंगे, AQ, क्योंकि जल है और जल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था AQ। जैसे पीछे वाल देखो दोबारा, जलीय अवस्था के लिए क्या था, AQ, गैस के लिए स्मॉल जी। अब वापिस इस पे देख लीजिए, मैंने क्या है, गैस के लिए तो स्मॉल जी, जल के लिए AQ लगाया है ना। ऐसे भौतिक अवस्था सर, इसमें HCl आप जानते हैं तेजाब एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा नाम होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लिक्विड फॉर्म में होता है, स्मॉल एल लगेगा। क्या लगेगा भाई, स्मॉल एल, स्मॉल एल। जिंक का टुकड़ा एक सॉलिड होता है, यानी कि ठोस होता है, तो मैंने S लगा दिया। जिंक क्लोराइड जो बन रहा है वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉलिड स्टेज में बनेगा, हाइड्रोजन एक गैस के रूप में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, यही इनकी भौतिक अवस्थाएं होती है और ये भौतिक अवस्थाएं आपको लगानी होती है। ये चरण नंबर 4 था। ठीक है, अब अपने इन समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित मतलब देखो बेटा ये असंतुलित है। कैसे, आप इस एरो से पहले इन अभिकारकों को देखो, इस एरो से पहले इन अभिकारकों को देखो। ये जो अभिकारक दिखाई दे रहा है ना, ये अभिकारक, इन अभिकारकों के अंदर आप देखोगे, इधर देखोगे इस एरो से पहले हाइड्रोजन एक है, इस एरो के बाद में आप देखोगे हाइड्रोजन 2 है, तो असंतुलित हो गया ना। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 Cl यानी क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो मतलब अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस्ड करने के लिए अपने कुछ नियम हैं, कुछ लॉ हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं आपको बैलेंस्ड करना सिखाता हूं, आप प्रैक्टिस करना खुद, तो देखना बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अभिकारकों की जो संख्या होती है, अभिकारकों की संख्या बराबर रखनी है किसके, उत्पादों की संख्या के। उत्पादों की संख्या के, अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या आपको बराबर रखनी है। बराबर का मतलब क्या है, यदि अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन 4 हैं तो उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। यदि अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम 2 है तो यहां पे आपके उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 होने चाहिए, इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शंस है, उस रिएक्शन यानी कुछ अभिक्रिया के अंदर
कईयों की जो संख्या पैरों में होती है तो अपने को संतुलित करते समय ये ध्यान रखना है, पैरों में नहीं रखनी है। पैरों में पड़ी है तो अपने को संतुलित करने के लिए उसके सामने कोई भी संख्या 2 3 जो भी लगानी होगी वो उसके सामने लगानी होगी। आगे बात समझ में? तो अपने एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करके देखना कि कैसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने देता हूं, रिएक्शन मैंने दी है आपके सामने, मान लीजिए C+O2 और मैंने यहाँ पे ये जो CO है ये रखा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि बेटा देखो, आप इसको क्या बोलते हो? CO2 को कार्बन डाई ऑक्साइड। डाई क्यों बोलते हो? 2 आ रहा है इसलिए आप डाई बोलते हो ना, बस वैसे ही एक ऑक्सीजन के लिए मोनो वर्ड यूज होता है, 2 ऑक्सीजन के लिए डाई होता है, 3 ऑक्सीजन के लिए ट्राई होता है। उसी हिसाब से एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में? तो अब देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवानी है। अब मैंने थोड़ी देर पहले देखो एक बात बोली थी कि अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। तो बस वही आपको वापस करना है इधर। अभिकारक ये हो गए, इस एरो से पहले, इस तीर से पहले आप जानते हैं अभिकारक होते हैं, और तीर के बाद वाले जो अभी लिखेंगे वो उत्पाद होंगे। तो इस एरो से पहले जो अभिकारक है वो अभिकारकों की संख्या जितनी होगी, अभिकारकों की संख्या जितनी होगी उतनी आपके किसकी होनी चाहिए? उत्पादों की संख्या होनी चाहिए। तो अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो कैसे? तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना लेंगे। अब अपने को इसमें बैलेंस यानी संतुलित कैसे करना है वो ध्यान से देखना। इस एरो से पहले सबसे पहले देखो कार्बन कितना है बेटा? 1। एरो के बाद में कार्बन देखो कितना है? 1। मतलब कार्बन तो बैलेंस्ड है, कार्बन तो संतुलित है, लेकिन आप इस एरो से पहले इन अभिकारकों में देखो कि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन ये रही, 1 ऑक्सीजन ये रही, 3 हो गए। लेकिन इस उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन देखो कितनी है? 2 है। तो ये बैलेंस नहीं है, अपने को ये बैलेंस करनी है। तो कैसे करेंगे? ऐसे नहीं है कि सर इधर 2 है इधर 2 है तो इधर 1 रफ कर दे। रफ नहीं करना है, इसको संतुलित करना है। कैसे करेंगे देखना। इस रिएक्शन को मैं दोबारा इधर उतार रहा हूं। ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को आप वापस बैलेंस्ड यानी संतुलित कैसे करेंगे? एरो से पहले देखना कार्बन 1 है, एरो के बाद में भी कार्बन 1 है, संतुलित है। एरो से पहले ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 1 ये रहा, प्लस का बीच में निशान है मतलब जुड़ जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो गई है। लेकिन इसके बाद में उत्पाद के अंदर 2 ही है। अपने को दोनों तरफ बराबर करना है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो कैसे? इधर 3 इधर 2, तो अपने क्या करेंगे? इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा? 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2। अब देखना कैसे। अब जब इसके आगे 2 लगा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? एक बार इस कार्बन को आप भूल जाइए, मान लीजिए ये कार्बन है ही नहीं, ये वाला कार्बन है ही नहीं, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन हो गए? अगर बेटा पैरों में एक सामने संख्या और एक उसके पैरों में संख्या हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूना 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गए। कितनी ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन हो गई। तो इस एरो से पहले भी 4 ऑक्सीजन होनी चाहिए। देखो कितनी है? 2 और 1 3 ही है। इसके आगे 2 लगा देंगे। अब देखो कितनी है बेटा? इस कार्बन को, यहां से भी कार्बन को आप भूल जाओ एक बार, इस कार्बन को आप एक बार भूल जाइए, ठीक है। अब कितनी है? 2 ऑक्सीजन ये रही और 2 ये रही, 4। इधर भी देखो 2 दूना 4, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। अब वापस वो कार्बन थे, वो कार्बन वापस लगा दीजिए। अब इस एरो से पहले देखो कार्बन कितने हैं? 2। इधर भी देख लीजिए बेटा 2। अब ये संतुलित है। आगे बात समझ में? एक रिएक्शन और बताता हूं, Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। इस एरो से पहले देखना Mg कितना है? 1। एरो के बाद में Mg कितना है? 1। बैलेंस्ड है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एरो से पहले ऑक्सीजन कितने बेटा? 2।
लेकिन इस एरो के बाद में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 नहीं लगाएंगे कि सर यहां 2 है तो यहां लगा सकते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं, यहां 2 नहीं लगाना, आपको लगाना है 2 इसके सामने। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 ही मैग्नीशियम है, 2 ही ऑक्सीजन है। तो इस एरो से पहले देखो ऑक्सीजन 2, एरो के बाद में भी ऑक्सीजन देखो 2 हो गए, लेकिन एरो से पहले मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए 2 लगा दीजिए। अब ये पूर्ण रूप से संतुलित है। इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, आगे अपने चलते हैं। ये तो संतुलित के लिए हो गया था। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो अभ्यास वाले हैं, 6 और 7, उन क्वेश्चंस को देखना जो आपके सिर्फ और सिर्फ ऐसी रिएक्शंस के लिए, संतुलित करने के लिए हैं। तो आप वो संतुलित करके देखना। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एरो से पहले जितने एलिमेंट हैं उतने एरो के बाद में एलिमेंट होने चाहिए, बराबर करना है। आप करके देखना, श्योरिटी आप अगर इस टॉपिक को आपने ढंग से देखा है तो आप 200% उस टॉपिक को कर पाएंगे, एकदम श्योरिटी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं, वो प्रकार देख लेते हैं। बहुत इजी है, वो टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, उन प्रकार के अंदर अपने सबसे पहले देखो, मैं आपके सामने ये बात रख देता हूं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं के अपने प्रकार पढ़ने वाले हैं वो 5 प्रकार हैं। पांचों को डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी रिएक्शंस है इसके अंदर। नंबर 1 पे जो आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है वो, संयोजन अभिक्रिया। इसका एक दूसरा नाम और है, वो भी पेपर में, बोर्ड के पेपर में काफी बार वो नाम भी यूज होता है। मैं आपको वो नाम भी बताऊंगा कि वो नाम क्यों यूज होता है सबसे ज्यादा, है ना। संयोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम और है योगात्मक अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो मैं आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता देता हूं, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इसका नाम योगात्मक अभिक्रिया क्यों रखा गया। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बेटा ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिएक्शन के अंदर, ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है इस रिएक्शन में, एकल उत्पाद, क्योंकि इसी पे अपने ये अभिक्रिया टिकी हुई है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखो कैसे, क्या बोल रहा है ये, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, मतलब अभिकारक कितने जुड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है, केवल एक। मतलब अभिकारकों की संख्या
2 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन जो उत्पाद बनेगा इन 6, 4, 2 अभिकारक जुड़ करके, जितने भी अभिकारक हो, अभिकारकों की संख्या से अपने कोई लेना देना नहीं, वो 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली चीज है कि जितने भी अभिकारक हो, लेकिन उत्पाद कितना बनना चाहिए बेटा, एक एकल यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे अभिक्रिया में आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अभिक्रिया ली है H2 प्लस O2, तो आप देख पा रहे हैं ये अभिकारक होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, और 2 से 2 हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ये अभिकारक हैं। इन अभिकारकों के जुड़ने से एकल उत्पाद बनेगा, वो आप जानते हैं H2O। तो देख लीजिए अभिकारकों की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है, केवल एक। और भी एग्जांपल्स हैं, H2 प्लस N2 NH3 अमोनिया बन जाएगा। तो इसमें भी देख लीजिए अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2, उत्पाद कितना बन रहा है, एकल, क्योंकि हम जो संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उसके अंदर उत्पाद हमेशा एकल ही बनता है, अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो संयोजन अभिक्रिया आपने जो पढ़ रहे थे, जो अभी अपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, ये संयोजन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया क्यों है वो मैं बताने वाला था। तो देख लीजिए, आप योग वर्ड का मतलब समझते हैं, योग वर्ड का मतलब होता है, योग वर्ड का मतलब होता है प्लस, जोड़ना। योग वर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ना या प्लस। तो ये जो योग वर्ड है, योग वर्ड का मतलब जोड़ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके जल बना रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों जुड़ करके अमोनिया बना रहे हैं। तो मतलब यहाँ जुड़ रहे हैं, और जुड़ने को यहां से योग वर्ड लिया गया, योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन मतलब भी जुड़ना होता है, योगात्मक वर्ड योग वर्ड से साफ पता चल रहा है, प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये जो संयोजन अभिक्रिया अपने पढ़ रहे हैं, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। देख लेते हैं 3 प्रकार की है कौन कौन सी होती है। संयोजन अभिक्रिया, तो ये जो संयोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है, नंबर 1 पे बात करते हैं, 2 तत्वों का संयोजन। 2 तत्वों का दो तत्वों का संयोजन। तो 2 तत्वों के संयोजन के अंदर देखते हैं कि अपने यहाँ पे 2 तत्व लेने हैं। कितने तत्व लेने हैं बेटा, 2 तत्व लेने हैं। एक तो लेना है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 तत्व हो गए, संयोजन बनेगा, आप जानते हैं H2O। फिर कोई ले लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, CO2। मतलब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, मैंने क्या लिखा, 2 तत्वों का संयोजन। मतलब संयोजन मतलब अब जुड़ेगा, लेकिन कौन कौन जुड़ेंगे, सिर्फ 2 तत्व जुड़ेंगे, यौगिक से कोई मतलब नहीं है। तत्व मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये जितने भी 118 आवर्त सारणी के जितने भी आपको परमाणु और धातु है, धातु और उपधातु में जो बटे हुए, वो सारे तत्व कहलाते हैं। और ये देखो सिंगल सिंगल तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, 2 तत्व जुड़ करके क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, मतलब एकल उत्पाद बना रहे हैं। ये देखो, फिर 2 तत्व जुड़ करके फिर एकल उत्पाद बना रहे हैं। दूसरा इसका टाइप कौन सा है, वो है 2 यौगिकों का संयोजन। कौन सा है दूसरा, यहां पे देख लेते हैं, 2 यौगिकों का संयोजन। दो यौगिकों का संयोजन। तो 2 यौगिकों के संयोजन के अंदर क्या होगा, अब अपने यहाँ पे तत्व ले रहे थे ना काम में, ये तत्व ले रहे थे, अब यहाँ पे तत्व काम में नहीं लेंगे, अब कुल मिला के 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो यौगिक काम में लेने। जैसे मैंने यहाँ यूज लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो इसका रासायनिक नाम है, जनरल नेम बोले तो सामान्य नाम क्या होता है, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार, कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम बताइए। तो बेटा आपको याद रखना बहुत ज्यादा इजी है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा
बिना बुझा हुआ चूना, इसका ये सामान्य नाम आपको याद रखना बेटा। 1 नंबर का प्रश्न यूं समझ लीजिए, बोर्ड का मैंने तुम्हें बता दिया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। अब दो यौगिकों का संयोजन, एक यौगिक तो मिल गया, दूसरा यौगिक H2O, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? H2O से। देखो बेटा एक ट्रिक बताता हूं, बिना बुझा हुआ चुना है, मतलब बिना बुझा हुआ मतलब क्या है? बुझी हुई नहीं है, कोई चीज बुझी हुई नहीं, मतलब आग लगने की बात हो रही है, आग लगी हुई है, आप उसको बुझाने के लिए, किसी आग को बुझाने के लिए किसको काम में लेते हैं? जल का। तो ऐसे याद रख लीजिए, ट्रिक है ये, बिना बुझी हुई चीज को बुझाने के लिए जल को काम में लिया, और बिना बुझी हुई चीज मिल गई CaOH का होल ट्वाइस। अब इसका भी सामान्य जनरल नेम पूछते हैं पेपर के अंदर कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रासायनिक तत्व, इस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? इसका नाम है बुझा हुआ चूना, क्योंकि आपने पानी मिला दिया तो चूना बुझ गया, बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना। जैसे दूसरा यौगिक जल लिया, यहां पे आपके पास में क्या आ गया? बुझा हुआ चूना आ गया। मतलब अब यहां पे आप वापस रिएक्शन पे आ जाइए, क्या बोला उसने? दो यौगिकों का संयोजन, तो नंबर 1 यौगिक ये रहा, नंबर 2 यौगिक ये रहा, दोनों यौगिक जुड़ेंगे और क्या बनेगा? एकल उत्पाद बन रहा है। फिर भी संयोजन की बात कर रहे हैं, देखो संयोजन वर्ड के अंदर याद रखना एकल उत्पाद बनता है, फिर भी एकल उत्पाद बना है, तो ये दो यौगिकों का संयोजन हो गया। दो तत्वों का संयोजन अपने पढ़ चुके हैं, दो यौगिकों का संयोजन पढ़ लिया है, अंतिम तीसरा संयोजन का पढ़ लेते हैं, एक तत्व और एक यौगिक का संयोजन। देखो तीसरा पार्ट है संयोजन का, वो क्या बोल रहा है? एक तत्व एवं एक यौगिक का संयोजन। ठीक है, तो इसमें एक तत्व लेना है, मैं आपके सामने एक तत्व ले लेता हूं, मैंने तत्व ले लिया ऑक्सीजन प्लस। अब एक यौगिक की बात कर रहा है, तो मैंने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों का संयोजन होगा, ये रहा संयोजन लिखा हो, दोनों का संयोजन होगा, CO2 बन जाएगा। मतलब अभिकारक दो या दो से अधिक है, लेकिन एकल उत्पाद बन रहा है, फिर संयोजन अभिक्रिया हो रही है। मतलब इसके अंदर अपने संयोजन के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, एक बार पीछे देखना, रिवाइज करना। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये तो संयोजन अभिक्रिया बहुत ईजी है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने क्या कहा था? संयोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, दो तत्वों का संयोजन, दो यौगिकों का संयोजन, एक और है एक तत्व और एक यौगिक का संयोजन। तो पहले दो तत्वों के संयोजन में देख लीजिए, आप यहां पे अभिकारक के रूप में सिर्फ तत्व यूज कर रहे थे, क्योंकि अपने लिया ही यही है, दो तत्वों का संयोजन, तत्व यूज कर रहे थे, फिर भी एकल उत्पाद बन रहा था। फिर आपने क्या देखा? दो यौगिकों का संयोजन करवा के देखा, तो इसमें भी आपने दो यौगिक ले लिए, इस बार दोनों यौगिक लिए, फिर भी आपने पास में एकल तत्व का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? एकल तत्व का, क्योंकि संयोजन पढ़ रहे थे अपने। फिर आगे अपने बड़े, एक तत्व और एक यौगिक के संयोजन की बात की थी। एक तत्व और एक संयोजन के अंदर आपने एक तो ऑक्सीजन तत्व लिया, एक यौगिक। यौगिक क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के एक यौगिक बना लिया है, तो एक तत्व हो गया, ये रहा। एक यौगिक की बात हो रही, तो एक यौगिक ये रहा। दोनों का संयोजन होगा तो क्या बनेगा? फिर एकल तत्व बन जाएगा, मतलब फिर एकल उत्पाद बन जाएगा, क्योंकि अपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और संयोजन अभिक्रिया में मैंने कहा था एक वर्ड विशेष ध्यान रखना, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद, ये वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, एकल उत्पाद। आगे बात समझ में? तो अपना आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं, कल मैं आपको वियोजन अभिक्रिया से वापस करवाने वाला हूं। रूटीन के अंदर रहना बेटा। केमिस्ट्री एक ऐसी क्लासेस है जिसमें केमिस्ट्री के अंदर अगर आप रूटीन के अंदर रेगुलर रहेंगे तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट देगी, ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक लेक्चर भी यदि आपने ऑफ कर दिया, आगे के 5 लेक्चर फिर आपके काम के नहीं रहेंगे।
इसलिए आप रूटीन बना करके रखना केमिस्ट्री के अंदर, है ना, क्योंकि इसमें हर एक इक्वेशन अन्य एक दूसरी इक्वेशन से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।